नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। मैं संजय चौहान आपके अपने डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो, एक नए कंसेप्ट, एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके समक्ष। आज का टॉपिक फिजिक्स का है, भौतिक विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, तरंग। तरंग के अंतर्गत ध्वनि तरंगे, यांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे, ठीक ना, तरंगों का व्यतिकरण, बहुत सारी विशेषताएं तरंगों की ऐसी है जो विशेषताएं प्रकाश में पाई जाती हैं। सारी विशेषताएं नहीं, कुछ विशेषताएं ऐसी। कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो तरंगों की और प्रकाश की दोनों की है, कि प्रकाश भी तो एक प्रकार की तरंग ही है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि तरंग होती क्या बच्चों। तरंग ये होती है, ध्यान बच्चों, अगर कोई माध्यम है, जानते आप माध्यम तीन ही होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। हालांकि पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। एक अवस्था जानते हैं, 3 तो ठोस, द्रव, गैस है। चौथी अवस्था जानते हैं आप प्लाज्मा की है। किसकी है? प्लाज्मा की। और 5वीं अवस्था किसकी है बच्चों? जानते होंगे, बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन अवस्था है, ये 5वीं अवस्था है पदार्थ की। और जानते होंगे इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है भौतिक विज्ञान में। खैर, चर्चा तो बाद में करते हैं कभी। प्लाज्मा और ये, इन दोनों अवस्थाओं का अभी सामान्य भौतिकी में, फिजिक्स में अध्ययन नहीं होता है। तो अभी हमें केवल ठोस, द्रव और गैस तीनों ही देखनी है। ये जो चौथी अवस्था और ये कौन सी है? 5वीं अवस्था है। ये जो अवस्था है, ये ठोस और द्रव के बीच की अवस्था है, प्लाज्मा। जो जेली होती है हमारी, जेली, वो अवस्था है। बोस आइंस्टीन जो अवस्था है, ये बच्चों द्रव और गैस के बीच की अवस्था है। खैर, तो ये आपकी अवस्थाएं होगी। इन्हें हटाओ, जब अध्ययन ही नहीं करना तो लिख के क्या फायदा है। ठीक है, चलिए। तरंग क्या है? तरंग वास्तव में एक प्रकार का विक्षोभ है, डिस्टरबेंस है। एक प्रकार का विक्षोभ, डिस्टरबेंस है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है और अपने साथ ऊर्जा और प्रेशर, दाब का भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण करता है। यानी एक तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, डिस्टरबेंस है, जो ठोस में पैदा होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। जो विक्षोभ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और एक प्रकार की ऊर्जा का और दबाव का स्थानांतरण करता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन चीजों का बच्चों स्थानांतरण करता है। कौन करता है स्थानांतरण बच्चों? तरंग। यानी विक्षोभ करता है स्थानांतरण एक स्थान से। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा आवाज ठीक कर लो। आप लोग कहोगे क्या सर आवाज नहीं आ रही है, फटी आवाज आ रही है, कैसी आवाज आ रही है? ठीक, चलिए, ठीक हो गया। तो विक्षोभ है एक प्रकार का। अभी जो विक्षोभ होता है, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में पैदा होता है। तो तरंग समझ गए होंगे, एक प्रकार डिस्टरबेंस है, ऊर्जा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ठीक, अभी जो विक्षोभ है, ये तरंग है, ये तरंग बच्चों 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। चलो देखते हैं। अभी ये तरंग बच्चों 2 प्रकार की है। एक यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। दूसरी नॉन मैकेनिकल, अयांत्रिक तरंग। इन्हें प्रत्यास्थ तरंग भी बोलते हैं और इसे अप्रत्यास्थ तरंग भी कहते हैं। चलिए कैसे होती है बताता हूं आपको। चलिए, यांत्रिक तरंग, प्रत्यास्थ तरंग भी कहते हैं और अयांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। यांत्रिक तरंगों बच्चों वे होती हैं, यांत्रिक तरंग कौन सी होती है? यांत्रिक तरंग वे तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए
माध्यम की आवश्यकता होती है, जो बिना माध्यम के नहीं चल सकती। यानी माध्यम तीन है, ठोस, द्रव, गैस। कोई ऐसी भी तो अवस्था है जहां माध्यम नहीं, उसे बोलते हैं बच्चों क्या, उसे बोलते हैं निर्वात, वैक्यूम। जैसे हमारा स्पेस है, अंतरिक्ष है, वो क्या है, वैक्यूम है, वहां पर कोई भी माध्यम नहीं है, वो निर्वात की स्थिति है। न ठोस है, न द्रव, न गैस, कोई माध्यम नहीं होता निर्वात में। तो जो तरंगे निर्वात में चलेगी, कहां चलेगी, निर्वात में चलेगी, ठीक ना, और ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलेंगी। तो वो तरंगे कौन सी होती है बच्चों, वो तरंगे अयांत्रिक तरंगे होते हैं, यानी जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम में चल सकती है, और जिनको माध्यम चाहिए ही नहीं, बिना माध्यम के भी चलेंगी, वो कौन सी तरंगे होती है, वो बच्चों अयांत्रिक तरंग होती है। और जो माध्यम चाहिए वो कौन सी है, यांत्रिक। यानी ठोस माध्यम हो तो कौन सा हो, द्रव, और तीसरा कौन सा माध्यम है, गैस। और यहां कोई, इनको क्या है, इनको कोई माध्यम नहीं चाहिए। ये तरंगे निर्वात में भी उत्पन्न हो सकती हैं। क्या ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस में चलती हैं क्या, ठीक ना, क्या तरंग चलेंगी ठोस, द्रव, गैस में, बताइए आप। तो ठोस, द्रव, गैस में तरंग चलेगी नहीं चलेगी, आया जो मैकेनिकल वेव्स हैं ये उत्पन्न हो सकती हैं, ठोस में भी, द्रव में भी, और गैस में। जैसे प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग चलता है कि नहीं चलता पानी के अंदर, प्रकाश चलता है, प्रकाश पानी के अंदर, आप जाइए पानी में टॉर्च चलाइएगा। तो ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस में तो है ही, प्लस इनको चलने के लिए माध्यम भी आवश्यक नहीं है, ये बिना माध्यम के भी चल सकती है। यानी माध्यम में चलेंगे, बिना माध्यम के भी चल सकती हैं, इन्हें बोलते हैं अयांत्रिक तरंगे। प्रकाश तरंग इसी में आते हैं, इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। अब जो बच्चों ये तरंग है आपकी यांत्रिक तरंग, कौन सी, यांत्रिक, ये कौन सा माध्यम चलती है, ये तीनों माध्यम से चलेगी, ठोस में भी, द्रव में भी, और गैस में भी। अब जो ठोस है, द्रव है और गैस है, ये इसके आधार पर ये यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार की होगी, एक अनुप्रस्थ, अरे कौन सी, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, इनको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। अनुदैर्ध्य कौन सी, अनुप्रस्थ। जो तरंग केवल ठोस, किसमें, केवल ठोस में चलेगी, कहां चलेगी, केवल ठोस में, और द्रव की ऊपरी सतह पर, द्रव की केवल ऊपर चलेगी, ऊपर, वो अनुप्रस्थ तरंग है। और जो कहां चलेगी, जो जैसे ये है ना, ये ठोस में भी है, द्रव में भी है, और बच्चों गैस में भी है। अनुदैर्ध्य क्या है, ये तीनों में, ठोस में भी, द्रव में भी, और गैस में भी। और ये कहां है बच्चों, ये केवल ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर। अभी इनको हम आगे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ ये याद रखो तरंग दो प्रकार की होती है, नहीं, विक्षोभ दो प्रकार का है, एक यांत्रिक, एक अयांत्रिक। यांत्रिक विक्षोभ, यांत्रिक तरंग वो तरंग है जो केवल, जिसको चलने के लिए माध्यम आवश्यक है, जो बिना माध्यम के नहीं चल सकती। ध्वनि तरंग है, वो यांत्रिक तरंगे हैं, वो बिना माध्यम के नहीं चलती, वो निर्वात में नहीं चलती। जब कहते ना, अगर चंद्रमा पर कोई बम फटा तो पृथ्वी पर उसकी आवाज कितनी देर में आएगी, आएगी ही नहीं, कि वह बीच में कोई माध्यम ही नहीं आने का। जब कोई माध्यम नहीं है बीच में आने का, तो क्या ध्वनि चल पाएगी, ध्वनि तरंग नहीं चल पाएगी बच्चों। कि निर्वात में ध्वनि की तरंग नहीं चलती, कि ध्वनि तरंग कैसी है, यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम तीन है। अब जो तरंग केवल ठोस और द्रव में चले वो अनुप्रस्थ तरंग होगी, और जो तरंग तीनों में चले वो अनुदैर्ध्य होगी। अब कैसे, अब इसको तो अगले पेज पर देखेंगे। अब जो अनुप्रस्थ तरंग है ये अयांत्रिक तरंगे हैं, इनको चलने के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, यानी माध्यम है तो भी दिक्कत नहीं, चलेंगे माध्यम में भी, और माध्यम नहीं है तो भी चलेंगे। सारी प्रकाश तरंग कैसी तरंग है, अयांत्रिक है। लेकिन अगर प्रकाश तरंग की हम बात करें तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग में आती है। ठीक, आज बताता हूं उसको। तो एक तो प्रकाश तरंगे, एक्स तरंगे, गामा तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, अवरक्त तरंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखता हूं, पहले ये इसको ऐड करते हैं। जो अयांत्रिक तरंग है वो देख लीजिए पहले।
अयांत्रिक कौन सी? प्रकाश तरंग। कौन सी? प्रकाश तरंग। कैसी है? अयांत्रिक है। एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें प्रकार की होती है बच्चों? पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब जो पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की हैं वो यूवीए, यूवीबी और यूवीसी 3 प्रकार की होती हैं। हम पढ़ेंगे पराबैंगनी किरणें बाद में। अवरक्त किरणें, कौन सी किरणें? अवरक्त। इंफ्रारेड, इनको बोलते हैं इंफ्रारेड, ये किरणें। योगी गामा किरणें, कौन सी? गामा किरणें। वो गामा कैसे बनता है भूल गए। गामा किरणें है नहीं, गामा। गामा किरणें सब कैसी किरणें हैं? ये बच्चों कैसी किरणें? ये सब अयांत्रिक तरंग है। इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये सभी किरणें बहुत पावरफुल है। प्रकाश तरंग तो अनुप्रस्थ भी होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ भी होती है। कौन सी घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है? बच्चों ये सिद्ध करता है ध्रुवण। कौन सिद्ध करता है? ध्रुवण। यह घटना है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ये सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, बाकी विवर्तन भी होता है जो प्रकाश सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगे जो कैसी हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। पर ध्रुवण क्या सिद्ध करता है कि अनुप्रस्थ तरंगे हैं, प्रकाश तरंग। एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट वेव्स, ठीक ना, और इंफ्रारेड विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है सारी की सारी। ठीक, चलिए अब जो आपकी हमने पढ़ा अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग बच्चों? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या होगी? ऐसी जो केवल ठोस में उत्पन्न हो। कहां पर? ठोस में, या द्रव की ऊपरी सतह पर। द्रव की ऊपरी सतह पर उत्पन्न हो, उसे बोलते हैं बच्चों अनुप्रस्थ तरंग। जैसे एक रस्सी ली आपने, यहां बांध दी। अब एक व्यक्ति यहां खड़ा हुआ, यहां खड़े हुए भाई साहब। अब ये भाई साहब यहां खड़े हुए, इन्हें एक रस्सी ली, वो रस्सी को ये ऐसे बांध दिया, वहां उन्होंने एक हुक से बांध दिया, उसको ऐसे कर रहे है ना, ऐसे ऐसे करे तो उसमें ऐसे तरंग उत्पन्न होगी, ऐसे करके ऊपर। तो जो तरंग होती है ना ऐसे होती है। अब इन्होंने ना ये हाथ से पकड़ी हुई थी। कैसे? हाथ से पकड़ी हुई। तो इन्होंने हाथ से पकड़ी हुई उसको ऐसे कर रहे, तो ये होती है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ की परिभाषा ये होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कि जो तरंग यानी जो विक्षोभ अपने चलने के माध्यम के लंबवत कंपन करे, अपने चलने के माध्यम के लंबवत कंपन करे। यानी कोई विक्षोभ चल रहा है ऐसे ऐसे, और कंपन कर रहा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे कंपन कर रहा। तो यानी विक्षोभ चल रहा ऐसे चल रहा, और कंपन कैसे हो रहा? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, यानी माध्यम के लंबवत कंपन करे। तरंग के चलने की दिशा के कैसे? लंबवत। चल ऐसे रही तरंग, और कंपन कैसा हो रहा? ऐसे हो रहा है ना, तो उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। ऐसी तरंग जो चलती है बच्चों, वो ध्यान रखिएगा, वो गर्त और शीर्ष सरंग के रूप में चलती है। सरंग, ये इसको बोलते हैं सरंग, इसको बोलते हैं गर्त, है ना। जो ना बीचों बीच की रेखा होती है उसे बोलते हैं डिस्टरबेंस रेखा, ठीक, अशांत रेखा बोलते हैं। तो ये देखिए आप, तो अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होगी? अनुप्रस्थ तरंग वो तरंग होगी जो जिस तरंग में, यानी जो विक्षोभ तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करे, ऊपर नीचे कंपन करे। आपने एक रस्सी ली, उसको आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे ला रहे हो, तो ना ऐसे करेगी वो रस्सी, तो रस्सी में उत्पन्न तरंग। ठीक, समुद्र की, यहां आपने जैसे कोई पानी है, शांत पानी पड़ा, आपने पत्थर मारा ठहरे हुए पानी में, कंकर ना मार सांवरिये, है ना, सुना है गाना? पुराने गाने भी क्या बात थी। पुराना गाना आज भी आप आराम से लेट कर सुनो ना, लगता है कि उसी दुनिया में आप पहुंच गए हो। अगर प्रेम की दुनिया में आप हैं
तो प्रेम की दुनिया में पहुंच जाओगे। और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आपने मुकेश और लता और ऐसे गाने सुन लिए तो आप उसी दुनिया में पहुंच जाओगे। और आज के गाने सुनो, लगता है कि कहीं कुश्ती हो रही है और बस थोड़ी देर तो ताम झाम झूम झाम झीम होगा और उसके बाद सब कुछ खत्म। तो आज के गाने उल्का पिंड की तरह हैं, आते हैं, फड़फड़ाते हैं, चमकते हैं और खत्म। पुराने गाने सूरज की तरह हैं, लगातार चमक रहे हैं और चमकते ही रहेंगे। आने वाली पीढ़ियां चाहे 50 साल चाहे 100 साल हो, वो 70s 90s 80s के दशक के गाने ही सुनेंगे। ध्यान रखिएगा, ये गाने जीवन में कभी पुराने नहीं हो सकते। 70s 80s और 90s के जो गाने हैं, तो 30 साल के जो गाने हैं बच्चों, वो कभी नहीं होंगे। ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार सांवरिए, ये एक देखिए कितनी बड़ी गहराई की बात कही गई है। समझिए आप गहराई क्या है इसमें। खैर, जब आप किसी ठहरे हुए पानी में पत्थर मारते, कंकड़ मारते हैं, तो लहरें उठती हैं। क्या उठती हैं? लहरें। वो लहर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। अगर वो विक्षोभ चल रहा है ऐसे और तरंग चलती है ऐसे, तो तालाब से सारा पानी क्या होता है, वो तो बाहर निकल जाया करता। पर ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि तरंग ऊपर नीचे हो रही है ऐसे, हमें दिख रही है चलती हुई ऐसे तरंग, पर चलती नहीं है, वो ऊपर नीचे कंपन करती है ऐसे, क्योंकि वो अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन उसी जल में जो नीचे आप देखोगे नीचे, तो अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होगी। समझे? अगर तालाब में नीचे देखोगे तो अनुदैर्ध्य तरंग, और तालाब के ऊपर देखोगे ऊपरी पृष्ठ पर, तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। याद रहेगी बात। नीचे कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य। ऊपर कौन सी पैदा हो रही है? अनुप्रस्थ। अच्छा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। रस्सी में उत्पन्न होने वाली तरंग, जल के ऊपर उत्पन्न होने वाली तरंग, समुद्र में उत्पन्न होने वाली तरंग, है ना, ऊपर जो लहर आती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। पर जो नीचे तरंग होगी वो अनुदैर्ध्य होगी। जो भूकंप ना, भूकंप तरंगे होती हैं। कौन कौन सी तरंग होती है भूकंप की? एक प्राइमरी, एक पी तरंग होती है और एक एस तरंगे होती हैं। ठीक, इनमें कौन सी पी से प्राइमरी, एस से सेकेंडरी तरंग। अच्छा, इनमें कौन सी अनुप्रस्थ और कौन सी अनुदैर्ध्य बच्चों? देखिए आप, ये तो आपकी प्राथमिक तरंग है। कौन तरंग है? प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग पहले आती है और सेकेंडरी तरंग बाद में आती है। प्राथमिक तरंग पूरी पृथ्वी को पार करती है। ऐसे कोई आपकी पृथ्वी है और भूकंप यहां उत्पन्न हुआ, तो न जो पी तरंग है वो ऐसे चलेंगे, पूरे को पार करेंगे ऐसे करके। एस तरंगे जो है ना, वो यहां उत्पन्न हुई और गई सेंटर से ऐसे घूम जाएगी। एस तरंग ना ऐसे घूम जाएगी, ऐसे, वो ऊपर ही ऊपर रहेगी एस तरंग वो। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी का केंद्र और केंद्र के ऊपर जो लिथोस्फीयर है, नीचे क्रोड प्लाज्मा की अवस्था में, उसके ऊपर जो मेंटल है, मेंटल किस अवस्था में? मेंटल आपका द्रव अवस्था में, जहां आपका मैग्मा भरा हुआ है। तो जो एस तरंगे होती हैं वो द्रव की केवल ऊपरी लेयर पर रहेगी। और अगर आपका ये आपका वो है क्या नाम, मेंटल है, और ये आपकी क्रोड है, तो मेंटल अगर ऊपर ऊपर पैदा होगी और ऐसे मुड़ जाएगी। मैं इसको दोबारा बनाता हूं सही तरीके से। ये क्रोड है, ये मान लिया मेंटल है आपका। भूकंप पता होगा आपको, भूकंप कहां पैदा होते हैं? भूकंप क्रस्ट में पैदा होते हैं। मेंटल का भूकंप तो ऊपर तक आएगा ही नहीं। क्रस्ट में भूकंप पैदा हुआ, जब क्रस्ट में भूकंप पैदा हुआ तो जो पी तरंगे हैं वो तरंगे ऐसे जाएंगी नीचे तक, यानी वो पृथ्वी क्रोड को भी पार करती हैं, पृथ्वी के क्रोड को भी पार कर जाती हैं। ऐसी तरंगे होती हैं कि पी तरंगे आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी है? अनुदैर्ध्य। और जो एस तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है। एस अनुप्रस्थ। एस तरंग पैदा हुई केवल यहां, और जो ना आपको जो मेंटल है ऊपरी लेयर पर पैदा हुई और ऐसे चली गई, ऐसे करके ऊपर ऊपर चलेंगी बस ये ठोस में। कि क्रस्ट तो आपका ठोस अवस्था में, क्रस्ट किस अवस्था में? ठोस अवस्था में, तो वहां तो चलेंगे अनुप्रस्थ तरंग है। बाकी जो मैग्मा जो आपका बीच का मेंटल का भाग है ऊपर है, ऊपर से ऐसे ऐसे मुड़ जाएगी। तो जो भूकंप छाया क्षेत्र होता है, भूकंप शैडो जोन, अर्थक्विक शैडो जोन जो होता है, वो एस तरंगों का बड़ा होता है और पी तरंगों का छोटा होता है। कि पी तरंग तीनों को पार करती हैं, क्रस्ट को भी, मेंटल को भी और आपकी क्रोड को भी, वो आगे तक पहुंचती हैं। पर क्योंकि तरंग मुड़ जाती है तो ये इसका छाया क्षेत्र का, और ये जो बड़े वाला एरिया है आपका, ये आपका एस तरंगों का है।
तो एस तरंग कैसी होगी? अनुप्रस्थ तरंग। और पी कैसी होगी? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग समझ गए होंगे कि अनुप्रस्थ तरंग जो चलती है बच्चों कैसे चलती है? केवल ठोस और द्रव की ऊपरी सतह पर चलती है। और कैसे? चलो एक बार और दिखाता हूं आपको। देखो ऐसे, ये इसे बोलते हैं अशांत रेखा, जहां पर तरंग उत्पन्न हो रही है वो वाली लेयर। तो ऊपर ऐसे चलेंगे ऐसे करके। अब जो इसमें ये ऊपर वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं बच्चों स्रंग, इसे बोलते हैं बच्चों गर्त। ये कौन सा है? ये बच्चों स्रंग है। और ये क्या है बच्चों? ये गर्त है। दो स्रंग और दो गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाता है। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो स्रंग, दो कर्मागत स्रंग एक तुरंत, यानी कि एक स्रंग रही है और एक स्रंग ये नहीं, दो कर्मागत स्रंग के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और दो कर्मागत गर्त के बीच की दूरी भी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक, चलिए तरंग दैर्ध्य क्या है, आयाम क्या है, आवर्ती क्या है, ठीक ना, ये हम पढ़ेंगे। पर इस वीडियो का अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हम केवल अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग ही देखेंगे। अनुप्रस्थ तरंग स्रंग और गर्त के रूप में चलती है और माध्य केवल क्या द्रव के ऊपर चलेंगे और सभी ठोस में। मान लिया कोई ठोस है, कोई लोहा है, जैसे ये है, आपने इसमें मारा ऐसे करके, तो जो उसमें जो तरंग पैदा हुई, जिसके जो लेयर पैदा हुई, जिसके तरंग पैदा हुई बच्चों, वो तरंग कैसे पैदा हुई है? वो इसके अंदर पैदा हुई है अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। ठीक, चलिए अब देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ये देख लीजिए आप। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चलती हैं। और ये जो तरंग होती है बच्चों कौन सी? अनुदैर्ध्य। ये तरंग चलती है गर्त और गर्त करा, ये चलती है विदलन और संपीड़न के रूप में। यानी जब विक्षोभ आगे बढ़ता है, जब विक्षोभ आगे बढ़ता है, विक्षोभ आगे बढ़ता है तो अपने साथ ऊर्जा और दबाव को आगे लेकर चलता है। तो जैसी कोई ऊर्जा दबाव को लेकर आगे चलेगा तो कहीं तो डेंसिटी क्या होगी कणों की? ज्यादा होगी, कहीं डेंसिटी क्या होगी? कम होगी कणों की। तो डेंसिटी कम होना और ज्यादा होना यही विदलन और संपीड़न है। संपीड़न का मतलब होता है कंप्रेस, यानी दबाव ज्यादा होना। जैसे अनुदैर्ध्य तरंग चलेगी कैसे, किस रूप में? कोई तरंग है चल रही है ऐसे कि जैसे ना यहां है, तो कण दूर दूर है थोड़ा सा। ठीक, अब देखो यहां कण क्या है? यहां कण पास पास में है। अब मान लिया, फिर देखो दोबारा, यहां कण फिर क्या हो गए? दूर दूर हो गए। यहां कण क्या हो गए बच्चों? फिर दूर दूर हो गए। और यहां पर कण फिर पास पास हो जाएंगे। ना, जब तरंग चलेगी, जब हम बोलते हैं, क्योंकि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है और यांत्रिक तरंग है, जब हम बोलते हैं तो आपको पता होगा, जैसे मैं बोल रहा हूं तो यहां तो स्टूडियो कोई बैठा हुआ नहीं है, तो मेरी आवाज लगातार चल रही होगी, तो मेरी आवाज यहां पर क्या होगी? संपीड़न के ज्यादा आवाज होगी, आगे आवाज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये इस जब कण पास पास होते हैं तो बच्चों उसे बोलते हैं विरलन। विरलन जब दूर दूर होते हैं कण, जब कण पास पास होते हैं तो उसे बोलते हैं संपीड़न। कंप्रेसर, कंप्रेशन बोलते हैं, कंप्रेसर यानी कण पास पास। यहां की डेंसिटी क्या होगी? कणों का घनत्व, कणों का घनत्व क्या होगा? अधिक होगा।
डेंसिटी और कणों की ज्यादा होगी। यहां दबाव भी क्या होगा, दबाव भी अधिक होगा। यहां पे क्या होगा, कण का घनत्व कम होगा, दबाव क्या क्या होगा, कम होगा। तो अनुदैर्ध्य तरंग चलती है संपीड़न और संपीड़न के रूप में, संपीड़न के रूप में, यानी माध्यम के कण पास पास है कि दूर दूर है, उस पर निर्भर करता है। जानते होंगे आप, ध्वनि की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। जो माध्यम जितना अधिक डेंस होगा, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, कण पास पास ज्यादा होंगे, वहां ऊर्जा का रूपांतरण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जानते हो ना, V इक्वल टू √E/d होता है। D मतलब डेंसिटी। अगर घनत्व ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो ध्वनि की चाल कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम है तो ध्वनि की चाल अधिक हो जाएगी। ठोस द्रव गैस, किसकी डेंसिटी कम है, गैस की, तो ध्वनि की चाल ज्यादा किसमें होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में। देखो आप जानते होंगे V इक्वल टू √E/d होता है। ये डेंसिटी है, इस पर निर्भर करता है। E इलास्टिसिटी है, प्रत्यास्थता है, इस पर निर्भर करता है। क्योंकि ठोस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होते हैं, ठोस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ, और द्रव गैस की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ। हालांकि प्रत्यास्थता केवल ठोस का गुण है, द्रव और गैस में यह गुण नहीं पाया जाता। द्रव और गैस में डेंसिटी के आधार पर फिर हम देखते हैं कि ध्वनि की चाल कम है या ज्यादा है। ठोस क्या है, अधिक प्रत्यास्थ। जो ठोस जितना अधिक प्रत्यास्थ होगा, उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही ज्यादा होगी। इसको चलेंगे डिटेल में लेकर, कहां, ध्वनि में। अभी केवल क्या देखना है, अनुदैर्ध्य तरंग। क्या देखनी है, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंग बच्चों वो तरंग होती है जो विलयन और संपीड़न के रूप में चलती है। यानी जो विक्षोभ है, वो विक्षोभ कहीं ज्यादा होगी ऊर्जा, कहीं ऊर्जा क्या होगी उसकी, कम होगी, तो इसे बोलते हैं संपीड़न और विलयन। कौन कौन तरंग अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, आप एक वो लो, देखो ये तो है संपीड़न और विलयन। हाँ, अब बताऊं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। विलयन और संपीड़न है ना, दो क्रमागत विलयन, ये और ये, इनके बीच की दूरी तो इनके और इसके बीच की दूरी, या कह लो इसके और इसके बीच की दूरी, ये दूरी तरंग दैर्ध्य होती है। दो क्रमागत विलयन या दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी ही अनुदैर्ध्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंग या दो गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और अनुदैर्ध्य में दो क्रमागत विलयन, ये विलयन और ये विलयन के बीच की दूरी क्या होगी बच्चों, तरंग दैर्ध्य। या संपीड़न, ये संपीड़न के बीच की दूरी क्या होगी, तरंग दैर्ध्य होगा। ठीक, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। जैसे अनुदैर्ध्य तरंग है, कौन सी, अनुदैर्ध्य। आपने वो लिया, क्या नाम, स्प्रिंग। स्प्रिंग आपने यहां एक हुक लगाया और उसमें आपने स्प्रिंग बांध दिया, और एक रस्सी आपने यहां ली। एक व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, ठीक ना, उसका ये हाथ है, उसका ये हाथ है, थोड़ा हाथ बड़ा सा बना दो ऐसे करके, ये उसका हाथ है, वो उसने ऐसे पकड़ा हुआ है इसको। अब जो उसने एक यहां आपने एक स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग आपने यहां बांध दिया, और इसने रस्सी से पकड़ के क्या लिया, उसको खींच लिया, तो ऐसे ऐसे। कहीं तो क्या होगा, कहीं तो क्या होगा उसका जो ना, और अब उसको ऐसे पकड़ा छोड़ दिया, इसने क्या किया, उसको ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया, तो गति होगी, ऐसे करेगा, कंपन करेगा ऐसे। तो अनुदैर्ध्य तरंग वो होती है जब माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में कंपन करे। जब माध्यम के कण कैसे तरंग के चलने की दिशा में कंपन करे, उसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। जब माध्यम के कण तरंग के चलने के लंबवत कंपन करे, उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। दूसरी बात, और जैसे क्या होगी, जैसे ये आपने ऐसे खींचा और छोड़ दिया उसको आपने झन से करके, तो ना ऐसे करोगे, है ना, तो उसमें क्या होगा, जो ऐसे करेगा, स्प्रिंग ऐसे करेगा, तो कहीं तो स्प्रिंग गति क्या होगी, ज्यादा होगी, कहीं क्या होगी उसकी, कम होगी। यानी जो विक्षोभ पैदा हुआ, आपने ऐसे लिया और धन छोड़ दिया आपने स्प्रिंग को,
है ना, ऐसे करके ऐसे, एक ना एक प्लास्टिक की आती है ऐसे करके, एक आती है प्लास्टिक की, ऐसे रस्सी आती है प्लास्टिक की, ऐसे, उसे आप लो और छोड़ दो, लेकिन ढीली हो जाएगी ऐसे करके, आपने एक रस्सी ली ऐसे ली और छोड़ दिया उसको, तुरंत बाद में ऐसे करके छंदे से ऐसे आएगी पास पास, तो ऐसे हिलेगी वो, जब वो ऐसे हिलेगी तो जो उसके कण हैं वो तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं, तो उसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। तो खिंची हुई स्प्रिंग की तरंग, खिंची हुई स्प्रिंग को छोड़ने वाला ना कैसी तरंग होगी, अनुदैर्ध्य होगी। पानी के अंदर चलने वाली तरंग कैसी है, अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंग कैसी है, अनुदैर्ध्य। ठीक, कैसी है, अनुदैर्ध्य। तो ये तरंग कैसी होगी, अनुदैर्ध्य तरंग होगी। रस्सी में उत्पन्न तरंग कैसी है, अगर ऐसी पढ़ रहे हो अनुप्रस्थ तरंग है। जल के ऊपर उत्पन्न तरंग कैसी है, अनुप्रस्थ। नीचे कैसी है, अनुदैर्ध्य। स्प्रिंग लिया छोड़ दिया, अनुप्रस्थ के अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसे, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब होता है ये तरंग यांत्रिक तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम चाहिए होता है। ये दो तरह की हैं, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्ध्य और यांत्रिक तरंग है। अनुदैर्ध्य कौन सी, यांत्रिक, क्योंकि वो निर्वात में नहीं चलती। ध्वनि की सबसे ज्यादा गति किसमें होती है, ठोस में, कि ठोस की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। ठीक बच्चों, तो ये तो होगी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ मैंने आपको बता दिया, अनुप्रस्थ क्या परिभाषा है, कौन कौन सी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश तरंग मेनली पूछता हो, ठीक, कि कौन सी ऐसी घटना है जो प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ तरंग सिद्ध करती है। बच्चों वो है ध्रुवण। कौन सा है, ध्रुवण। अब जो आपका ये है, आज तो हमने केवल ये देखा कि अनुप्रस्थ क्या है और अनुदैर्ध्य क्या है। ठीक, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य आपकी चीज क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो वीडियो की हमारी वो होगी ध्वनि तरंग, नहीं, तरंगदैर्ध्य, आयाम और आवर्ती। हालांकि तरंगदैर्ध्य, आयाम और आवर्ती अगर मैं आपको इसी में बताऊं तो यहां आपको बता सकता हूं, पर अलग से उसकी वीडियो बनाऊंगा। कोई तरंग जितना अधिक विस्थापित होती है, ऊपर जाए नीचे आए, वो उसका आयाम होता है। 1 सेकंड में जितना दोलन करती है वो उसकी आवर्ती होती है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो कर्मागत सरंग, दो कर्मागत गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य तरंगों में दो कर्मागत संपीड़न या दो कर्मागत विलयन के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य होती है। और कोई तरंग जितनी विस्थापित होती है, दूर तक जाती है, वो उसका आयाम होता है। 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करती है वो उसकी आवर्ती होती है। बाकी इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे विद उदाहरण के साथ। ठीक है, वो अगली वीडियो में होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट्स करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को जरूर भेजें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। हम लगातार आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय भारत बोलिए मेरे साथ और जय हिंद बोलिए।